हेलो दोस्तों, चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज की जो वीडियो है, जो क्लास है हमारी, बहुत ही शानदार होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, है आपका, ट्राइसोमी 21 इज अदरवाइज कॉल्ड। जो ट्राइसोमी 21 है उसको हम उसका दूसरा नाम क्या है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो ट्राइसोमी 21 जो है उसको अदरवाइज यानी उसका अदर नेम क्या है। तो सबसे पहले आता है जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया और ट्राइसोमी का कोई मेल नहीं है क्योंकि जो ट्राइसोमी जो है वो क्या है, एक क्रोमोसोम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है। जो आपका ट्राइसोमी 21 है वो किससे संबंधित है, आपका क्रोमोसोम से संबंधित है। जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक एनीमिया है जो जिसमें क्या होता है कि जो आरबीसी जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। किस शेप के हो जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं। ठीक है, सिकल शेप के हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो जल्दी जल्दी होता है, यानी फास्ट होता है। ठीक है, जो लाइफ स्पान होता है आरबीसी का जो 120 जो होता है उससे ना होकर के वो क्या होता है कि 8 से 10 दिन में ही आरबीसी की डेथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्राइसोमी से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग। नेक्स्ट है केलाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केलाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो केलाइन फेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है, केलाइन फेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा बन जाता है। जैसे एक्स वाई होता है, जो एस एक्स जो हार्मोन वो सॉरी क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है मेल के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स बाई हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स एक्स बाई हो जाता है, यानी 47 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केलाइन फेल्टर सिंड्रोम भी इससे कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आ गया ना। केलाइन फेल्टर सिंड्रोम में क्या है कि मेल सेक्स हार्मोन जो क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, एक्स एक्स बाई हो जाता है वो, यानी 47 हो जाता है। 46 होते हैं तो 47 हो जाता है वो। क्लियर। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम। इसमें जो टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें एक कम हो जाता है। इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन केलाइन फेल्टर और टर्नर, देखो केलाइन फेल्टर के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा। ठीक है, जबकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, कितने की, एक क्रोमोसोम की। लेकिन ये यहां पर जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो किसका था, मेल का था। किसका था, मेल का था। जबकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। ठीक है, और इसमें जो इसका जो टर्नर सिंड्रोम जो है उसका अदर नेम भी है। टर्नर सिंड्रोम का जो अदर नेम है वो है आपका गोनाडल, GONADAL, गोनाडल। आपका डिसगेनेसिस, DYSGNASIS। ठीक है, डिसगेनेसिस होता है इसका। जो टर्नर सिंड्रोम का अदर नेम जो है गोनाडल डिसगेनेसिस। ठीक है, इसके अंदर एक कम हो जाता है, यानी 46 से कितना हो जाता है वो, 45 हो जाता है। क्लियर। तो टर्नर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी 21 नहीं है। तो समझ में आ गया केलाइन फेल्टर क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है।
नेक्स्ट जो हमारा राइट आंसर जो है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जो है आपका राइट आंसर जाता है, क्या जाता है, राइट आंसर जाता है। ट्राइसोमी 21 को जो दूसरा नाम है उसको हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर। जो डाउन सिंड्रोम है इसको हम मंगोलिज्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म बोलते हैं, मंगोलिज्म, ठीक है। जो डाउन सिंड्रोम जो है इसको हम मंगोलिज्म भी बोलते हैं, इसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्राइसोमी जो होती है, डाउन सिंड्रोम के अंदर जो ट्राइसोमी जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है, ठीक है। फर्स्ट जो ट्राइसोमी जो होती है इसमें जो डाउन सिंड्रोम के अंदर वो होती है ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 13, ठीक है। फर्स्ट होती है ट्राइसोमी 13, और ट्राइसोमी 13 को भी हम क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। आप लोग सभी लिखते चलना, ये सारे जो हैं जितनों मैं बता रहा हूँ कोई कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, 3 तरह से इसमें ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी 13 जिसको हम बोलते हैं आपका पटाउ सिंड्रोम। दूसरा होता है आपका ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18, ठीक है, कितनी होती है, ट्राइसोमी 18 होती है। और इसका जो दूसरा नाम है एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो इसमें ट्राइसोमी जो होती है वो होती है आपकी ट्राइसोमी 21, कौन सी होती है, ट्राइसोमी 21, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लियर। तो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि ट्राइसोमी 13 का दूसरा नाम क्या है तो पटाउ सिंड्रोम, या आपसे पूछा जाए ट्राइसोमी 18 का क्या नाम है तो एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, क्लियर। क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को। हाँ, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डाउन सिंड्रोम है उसकी पहचान क्या है, कि हम कैसे पहचान करेंगे कि किस जो बेबी है, ये जो चाइल्ड है उसके अंदर ये डाउन सिंड्रोम है, कैसे पता करेंगे डाउन सिंड्रोम का। तो डाउन सिंड्रोम को पता करने के लिए जो बेबी होता है उसकी जो फेस होता है, फेस और नोज, ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो ये देखने से पता चल जाता है कि उसके अंदर डाउन सिंड्रोम है। और एक जो इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स होता है उसका, जो डाउन सिंड्रोम वाला जो बेबी होता है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसमें जो है बच्चे का जो हाथ होता है, हैंड जो होता है उसमें एक सिंगल पल्मर क्रिएजिस मिलती है, पल्मर क्रिएजिस यानी एक ही लाइन मिलती है, ट्रांसवर्स लाइन मिलती है, ठीक है। वो भी कितनी, कौन सी, सिर्फ सिंगल, एक ही हाथ के अंदर एक ही पल्मर क्रिएजिस यानी एक ही लाइन उसके अंदर मिलती है, ट्रांसवर्स, इस तरह से, जैसे ये हाथ हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर इस तरह से एक ट्रांसवर्स एक ही लाइन मिलेगी, जैसे हम लोगों के में कई होती हैं जैसे इस तरह से होती हैं। तो लेकिन जो डाउन सिंड्रोम जो बेबी होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी। और ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है डाउन सिंड्रोम वाले बेबी के अंदर। क्लियर है आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपको पता चला गया कि ट्राइसोमी 21 किसको बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को, किसको बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच इज स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। यहां पर पूछा गया है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है चेस्ट एक्सरे, सेकंड है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, थर्ड वन है 72 आवर्स स्टूल सैंपल कलेक्शन,
एंड लास्ट वन है पॉजिटिव स्वीट क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो ये इसका आपका क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस पूछा है। ठीक है, तो हमें जब सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बता देता हूँ कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल डिजीज है। कैसी डिजीज है ये, ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, ऑटोसोमल डिजीज होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या है, ये डिसऑर्डर होता है। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, रिसेसिव, ठीक है, डिसऑर्डर होता है। और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसके अंदर एक डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनमें क्या होता है कि इसके अंदर जो उसका जो सीक्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो सीक्रेशंस कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो सीक्रेशंस थिक हो जाते हैं। और थिक होने की वजह से वो क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स की जो स्मॉल जो ओपनिंग होती हैं, पासेज जो होते हैं, स्मॉल पासेज जो होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल पासेज होते हैं उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जब ब्लॉक हो जाते हैं, यानी क्या ब्लॉक क्यों हुए, ब्लॉक क्यों हुए, क्योंकि जो सीक्रेशंस हो रहे थे एक्सोक्राइन ग्लैंड से वो कैसे हो गए, थिक हो गए। और जब थिक हो जाएंगे जो भी ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उनका क्या होगा कि वो जो पासेज होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पासेज होते हैं उनके अंदर, तो वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं थिक होने सीक्रेशंस की वजह से। यानी वहां पर क्या हो जाता है, वो जम जाता है, यानी वो इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां पर उनको ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक होने की वजह से, ब्लॉक जब हो जाता है तो क्या होता है वहां पर, ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि जो जो सीक्रेशंस हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। और जो वहां पर उसका जो फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रो जो सीक्रेशंस है वो वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं। और इकट्ठे होने की वजह से वो क्या करते हैं, स्वीट के अंदर, यानी हमारे स्वीट के अंदर क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने की वजह से वहां जब जो बेबी होता है, बेबी होता है, जो बेबी के जो स्वीट यानी पसीना जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट जैसा टेस्ट आता है। कैसा होता है, सॉल्ट का टेस्ट आता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ऐसे इस तरह से कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई पेशेंट है और जब उसकी मदर बेबी को जब किस करती है, ठीक है, किस करती है, तो उसको सॉल्ट का फील होता है। कैसा फील होता है, सॉल्ट का फील होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है कि जब मदर एक बेबी को, अपने बेबी को सॉल्ट का फील जो फील हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्लोराइड होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो क्लोराइड है वो वहां से इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, क्लोराइड जो है और सोडियम, ये क्या हो रहे हैं, दोनों बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। क्लोराइड और सोडियम जो हैं वो क्या है, वहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो म्यूकस था, सीक्रेशन था, वो वहां थिक हो गया। थिक होने की वजह से उसने स्मॉल पासेज को बंद कर दिया। बंद करने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, वहां पर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने की वजह से जो क्लोराइड और सोडियम है वो स्वेट के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और जब उसको यानी उनकी मात्रा जो है इंक्रीज हो जाती है। और जब बेबी को मतलब जो मदर के द्वारा किस किया जाता है तो वो सॉल्ट का फील होता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके स्वीट के अंदर क्लोराइड और सोडियम की मात्रा जो है ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ज्यादा हो जाती है तो क्लियर हो गया आपको। अब इसके अंदर जो ये जो संख्या जिसकी में ज्यादा हो रही है, ये क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि जो क्लोराइड की जो मात्रा हो रही है,
इंक्रीज जो क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है उसकी हमें नॉर्मल मात्रा के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, तो नॉर्मल जो अमाउंट होता है वो आपका 40 MQ पर लीटर होता है। कितना होता है? 40 MQ पर लीटर जो है इसकी क्लोराइड का जो नॉर्मल रेंज है वो आपका होता है। ठीक है, अब अगर किसी पेशेंट को 40 है तो नॉर्मल है, लेकिन ये सिस्टिक फाइब्रोसिस कब हम उसको बोलेंगे कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है? तो जो क्लोराइड की जो रेंज है वो 40 से 60 हो जाए। कितना हो जाए? 60 जब हो जाती है, 60 MQ पर लीटर जो हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम पॉजिटिव सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर क्लोराइड की मात्रा 60 MQ से ज्यादा हो गई तो सीधी सी बात है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर इस तरह से कोई कंप्लेंट होती है कि सॉल्ट फील हो रहा है, ठीक है, तो पेशेंट के लिए जब भी सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है पेशेंट का, तो हम उसका क्लोराइड टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? क्लोराइड टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका मैं सिम्टम्स भी बता देता हूँ आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस का। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिम्टम्स क्या है? जो मेन जो क्लासिकल सिम्टम्स है, जो सबसे पहले जो सिम्टम्स होगा वो आपका यही होगा कि जो मेकोनियम जो होता है, मेकोनियम जो होता है वो क्या हो जाता है? इलियस हो जाता है। मेकोनियम इलियस जो हो जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है आपका? मेकोनियम इलियस। मेकोनियम इलियस का क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो जब बेबी का जो क्लोराइड जो म्यूसिक्रेशंस जो हो रहे थे वो क्या है कि इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? इंटेस्टाइन्स के अंदर इकट्ठे होते हैं, इसलिए उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है? जो म्यूकोनियम जो होता है वो क्या होता है? वहीं पर स्टिक हो जाता है, इलियस हो जाने तो उसको ब्लॉक कर देता है। उस कंडीशन को हम मेकोनियम इलियक बोलते हैं। ये इसका क्लासिकल साइन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन में कि क्वेश्चंस जो है हमारा राइट आंसर क्या है। तो आपको पता चल गया सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है। क्लोराइड और सोडियम की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और उनकी इंक्रीज हो जाती है यानी 60 से 40 हो जाए, ठीक है, और 40 नॉर्मल है, 60 अगर 60 से ऊपर हो गया तो इसका मतलब क्या है? उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। हम इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का 75 मिलीग्राम जो है हम उसको स्वीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेशेंट का जब हमें अगर क्लोराइड टेस्ट करना है तो 75 मिलीग्राम स्वीट की आवश्यकता होती है, तब उसको चेक किया जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच इज स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा है। क्या पूछा गया है हमसे? यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा गया, स्पेसिफिक। तो चेस्ट टेस्ट से कोई इससे रिलेटेडली नहीं है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है इसके लिए, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी नहीं है इससे कोई संबंधित। 72 आवर स्टूल सैंपल कलेक्शन भी नहीं है। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि क्या हो जाता है कि क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव स्वीट क्लोराइड टेस्ट जो है हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो आपका डी जाता है। क्लियर? आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है डिजीज क्लियर हो गई होगी। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि किस वजह से होता है, क्यों होता है, क्या इसके क्लासिकल साइंस हैं और क्या इसकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन टू इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर the pediatric client with acute bacterial meningitis। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया है, देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन, हमसे क्या पूछा गया है? इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन पूछा गया है। ठीक है, किसके लिए पूछा गया है? हम किसी पेशेंट की केयर करने का प्लान बना रहे हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट है हमारा, ठीक है, और उसको कौन सी डिजीज हो रखी है? एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कौन सी डिजीज हो रखी है उसको? एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है उसको डिजीज हो रखी है। उस पेशेंट को
हमें एक केयर देनी है और उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर एक्शन पूछा है कि क्या करना चाहिए। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट है आपका प्रोवाइड एडिक्वेट स्टिमुलेशन, कि हमें जो बेबी है उसको एडिक्वेटली स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड, ठीक है। सेकंड है प्रोवाइड ए वेरी क्वाइट एनवायरनमेंट, उसको बहुत ही क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, यानी शांत वातावरण प्रदान करना, भाई आराम से लेटा रहा है, इसका तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ठीक है। कीप द रूम ब्राइट एंड चीयरफुल, बढ़िया सी लाइट लगा देंगे, टीवी चला देंगे, गाने वाने चला देंगे, आराम से चीयरफुल उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट है कीप द रूम कूल एंड वेल लाइट, एकदम से रूम को हम कूल रखना है और अच्छे से लाइट रखना है। तो ये ऑप्शन है, तो इसको हमें से ढूंढना है कि भाई एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हम उसको कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन करेंगे या कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। तो मेनिंजाइटिस जो आप सबको पता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस लेयर, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस लेयर, दैट इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये मेनिंजाइटिस जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आपकी पायोजेनिक, ठीक है। सेकंड होती है आपकी असेप्टिक, ठीक है। और थर्ड वन होती है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सेकंड है असेप्टिक मेनिंजाइटिस और थर्ड है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है, असेप्टिक वायरल की वजह से होता है, ठीक है। वायरल की वजह से जैसे कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, इस सब के बाद जो है आपका असेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस जो मेनिंजाइटिस है वो आपकी एसिड फास्ट बेसिलाई जो माइकोबैक्टीरियम जो होता है उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर आपको कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजिस लेयर, जो एरेक्नोइड मैटर और जो पैरा मैटर जो होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, पायोजेनिक, असेप्टिक और ट्यूबरकुलोसिस। पायोजेनिक में बैक्टीरिया की वजह से होता है, असेप्टिक में वायरल की वजह से होता है और ट्यूबरकुलोसिस में आपका एसिड फास्ट बेसिलाई या ट्यूबरकुलन बैक्टीरियम जो होता है उसकी कमी की उसकी इन्फेक्शन के कारण होता है। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि मेनिंजाइटिस होता क्या है, ठीक है। अब इसके मेनिंजाइटिस में क्या है कि मेनिंजाइटिस का जो सिम्टम्स होता है, एक क्लासिकल जो सिम्टम्स होता है वो होता है आपका नकल रिजिडिटी। क्या होता है? नकल रिजिडिटी, ठीक है। नकल रिजिडिटी, नकल यानी नेक रिजिडिटी, नेक के अंदर क्या होता है? रिजिडिटी हो जाती है, अकड़न होती है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लिखते रहना। सेकंड है कर्निंग साइन। क्या होता है? कर्निंग साइन, कर्निंग साइन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? कर्निंग साइन। एंड नेक्स्ट है आपका ब्रुन्स्की साइन, ठीक है। ये 2 हो गए आपका, कर्निंग साइन हो गया और ब्रुन्स्की साइन और आपका नकल रिजिडिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कर्निंग साइन का बहुत एग्जाम में आता है। और कर्निंग साइन होता क्या है? कर्निंग साइन होता है जब हिप को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, जब पेशेंट के हिप को जब फ्लेक्स करते हैं तो, और जब लेग को एक्सटेंड करते हैं तो जो हार्म स्ट्रिंग जो मसल्स होती है उसके अंदर क्या होता है? पेन होता है। कर्निंग साइन में क्या होता है? हार्म स्ट्रिंग जो पेन मसल्स जो होती है, ठीक है, उसके अंदर पेन होता है, उस कंडीशन को हम कर्निंग साइन बोलते हैं। और किसके अंदर होता है? आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। और ब्रुन्स्की साइन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में हम लिटा देते हैं और नेक को फ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं,
पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया, ठीक है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया और उसको हम क्या कहते हैं कि नेक को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। क्या करना है, नेक को फ्लेक्स करना है। जब वो पेशेंट नेक को फ्लेक्स करता है तो उसका क्या है कि जो हिप जो होता है वो उसके अंदर भी फ्लेक्शन होता है। उस कंडीशन को हम ब्रुनस्की साइन बोलते हैं। और ये दोनों ही साइन, कर्निंग साइन, ब्रुनस्की साइन किसके अंदर होते हैं, मेनिंजाइटिस के अंदर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट होता है उसको क्या होता है कि ब्राइट लाइट से फोटोफोबिया होता है। अगर हम पेशेंट को ब्राइट लाइट प्रोवाइड करवाते हैं उसके कमरे के अंदर तो उसमें क्या होता है, उसको फोटोफोबिया होता है। क्या होता है, उसको फोटोफोबिया हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कमरे के अंदर क्या है, ब्राइट लाइट तो हम रखेंगे नहीं। क्या नहीं रखेंगे, हम उसको ब्राइट लाइट नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उस पेशेंट को क्या है, फोटोफोबिया हो रहा है। ठीक है, दूसरा मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को क्या होता है कि अगर उसका जो एनवायरनमेंट है स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट है, यानी एक इरिटेशन वाला एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है, ठीक है, नॉइसी एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा शोर नगाड़े बज रहे हैं, तो वो क्या करता है, पेशेंट को इरिटेट करता है। ठीक है, इरिटेट करता है। तो इस कंडीशन में उसको हम क्या है कि जो जो एनवायरनमेंट है वो कैसा प्रोवाइड करते हैं, क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को हम आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। और इस जो आइसोलेशन हम जो प्रोवाइड करते हैं वो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा आइसोलेशन हम उसको प्रोवाइड करते हैं मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को। तो इसमें जो आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं वो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन सा प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए उस पेशेंट को जो हम प्रोवाइड करते हैं रेस्पिरेशन जो आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो पेशेंट का इसके अंदर राइट आंसर जाता है आपका, वो है आपका प्रोवाइड ए वेरी क्वाइट एनवायरनमेंट, यानी उसको रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोवाइड, यानी एकदम से रूम बंद होना चाहिए, उसका स्ट्रिक्टली आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है इस मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को। और उसमें क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी शोरगुल नगाड़े वगैरह कुछ नहीं बजने चाहिए। ठीक है, लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कई बार डिम लाइट के नाम पूछा जाता है, तो डिम लाइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप क्या क्या है, प्रोवाइड ए वेरी क्वाइट एनवायरनमेंट। तो आपका स्टिमुलेशन गलत हो गया, और चेयरफुल नगाड़े नहीं चाहिए उसको, और आपका कूल भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसको बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए, हिमालयों की वादी में बैठा दो उसको, बढ़िया। ठीक है, हो गया आपका मैनेजमेंटिस क्लियर हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। if a child develops cyanosis early during a clinic लग गया है, क्लोनिक है ये, tonic-clonic seizures, it is most appropriate for the nurse to। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि बच्चे को साइनोसिस डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, बच्चे को साइनोसिस डेवलप हो गया, किसके दौरान, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के दौरान। बच्चे को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हुआ और उस दौरान उसको साइनोसिस हो गया। ठीक है, साइनोसिस कब हो गया, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिली। ठीक है, इसलिए साइनोसिस हो गया। तो इसके लिए पूछा है कि एप्रोप्राइट फॉर द नर्स क्लिनिक सीजर, इट इज मोस्ट एप्रोप्राइट फॉर द नर्स। तो नर्स के लिए क्या एप्रोप्राइट रहेगा, कि नर्स उसके लिए क्या मतलब उसकी केयर करेगी, उसको सबसे पहले उसको प्रोवाइड क्या करेगा। देखिए, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी सीजर आता है, ठीक है, पेशेंट हमें ध्यान रखना कि जब भी पेशेंट को सीजर आता है उसको हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उसको फॉल डाउन से प्रिवेंट करना है। किससे करना है, फॉल डाउन से प्रिवेंट करना है। ठीक है, उसको फॉल डाउन से प्रिवेंट करना है, यानी उसको गिरने से बचाना है। गिरने से बचाएंगे यानी कई बार फॉल डाउन से प्रिवेंट करना होता है, और या फिर इस तरह से भी लिखा आ जाएगा आपको एग्जाम में कि प्रिवेंट
इंजुरी। ठीक है, उसको हमें इंजुरी से प्रिवेंट करना है या फॉल डाउन से प्रिवेंट करना। जब भी सीजर्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रिवेंट इंजुरी। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में देखिए कहीं पे इंजुरी का लिखा हुआ है का, देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इंसर्ट एन एयरवे, दूसरा लिखा हुआ है कि एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तीसरा लिखा हुआ है कि यूज ए पैडेड टंग ब्लेड, ऑब्जर्व विदाउट इंटरवेंशन। ठीक है, यहां तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा आता है इसमें कि जब सीजर्स आता है तो उसको हाइपोक्सिया कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोक्सिया कंडीशन होती है पेशेंट को। ठीक है, उस हाइपोक्सिया की वजह से ही उसको क्या हो रहा है? साइनोसिस हो रहा है। तो उस हाइपोक्सिया कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीजर्स के अंदर हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। क्या जाएगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ठीक है, तो राइट आंसर तो हमारा ये चला गया कि एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। लेकिन ठीक है, इंसर्ट एयरवे, हमको एयरवे के अंदर कोई इंसर्ट नहीं करेंगे जब तक तो उसको साइनोसिस पहले से हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें क्या क्या नेजल कैनुला के थ्रू उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा है यूज ए पैडेड टंग ब्लेड। ये भी हमें ध्यान रखना है कि सीजर वाले पेशेंट को कभी भी कोई भी ब्लेड वगैरह यूज नहीं करना, टंग ब्लेड वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्व विदाउट इंटरवेंशन, ऑब्जर्व विदाउट इंटरवेंशन। और हम उसको ये ऐसे नहीं कोई इंटरवेंशन कोई केयर कर नहीं रहे, बच्चा जो है तड़प तड़प के मर रहा है और हम उसको सब शांति से बैठे के आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो जाती है वो आपकी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। हमें पेशेंट को ऑक्सीजन देना है क्योंकि उसको क्या हो रहा है? साइनोसिस हो रहा है। तो साइनोसिस से इंप्रूव करने के लिए उसको हमें ऑक्सीजन देनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन इन्फेंट। इसमें पूछा गया है कि आईसीपी का जो लेवल है इन्फेंट के अंदर इंक्रीज हो गया है, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब उससे संबंधित यहाँ पर कोई सिम्टम्स नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट है वॉमिटिंग, bulging fontanelle, increased blood pressure and drowsiness। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो इंट्राक्रैनियल जो होता है प्रेशर जो होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो फोंटेनल्स जो होते हैं, जो फोंटेनल्स जो होते हैं वो बल्जिंग हो जाते हैं, यानी वो ब्रॉड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं, फोंटेनल्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर जो आईसीपी जो है इंट्राक्रैनियल फ्लूइड जो है वो क्या हो जाता है, यानी ठीक है सीएसएफ जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज होने की वजह से जो फोंटेनल हैं जो ब्रॉड हो गए तो वो बल्जिंग करते हैं। ठीक है, बल्जिंग करते हैं। दूसरा पेशेंट को क्या होता है? उसमें वॉमिटिंग होती है। ठीक है, याद रखना है हमें कि जब भी आईसीपी होगा इंक्रीज होगा, पेशेंट को हमेशा बल्जिंग फोंटेनल्स होंगे, वॉमिटिंग्स होंगी और ड्राउजीनेस होगा। क्या होगा? ड्राउजीनेस फील करेगा। ठीक है, हेडेक होगा, इसके अलावा ड्राउजीनेस के अलावा हेडेक होता है, उसको अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, और उसको फोटोफोबिया होता है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को होता है। और ये हाइड्रोसेफेलस में इंक्रीज हो जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है, या कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो जाती है अपना ब्रेन के अंदर, उसके अंदर उस कंडीशन में आईसीपी का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप सबको अब यहाँ क्लियर हो गया होगा कि राइट आंसर क्या जाएगा। ठीक है, हमसे नॉट पूछा है। क्या पूछा जाता है? नॉट पूछा। जल्दी जल्दी में हमें कुछ गलत नहीं करना, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा है? नॉट ट्रू, कि इससे संबंधित क्या नहीं है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है उससे संबंधित क्या नहीं है। तो क्या नहीं है आपका? वॉमिटिंग तो होती है, फोंटेनल बल्जिंग भी होती है, ड्राउजीनेस होती है, होता क्या नहीं है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है उसका। क्या नहीं होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो क्लियर, यहां पर क्या हो गया? इंक्रीज ब्लड प्रेशर आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
2-year-old baby is diagnosed with febrile seizure, which of the following is most important nursing action? फिर सीजर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पेशेंट को फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सीजर्स आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है उसको फॉल डाउन से यानी इंजुरी से प्रिवेंट करना है हमें, ठीक है। दूसरा, हाइपोक्सिया साइनोसिस हो रहा है तो उसको हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन पूछा, क्या पूछा है? नर्सिंग एक्शन पूछा है, क्लियर। तो यहाँ पर कोई, अब देखिए इससे रिलेटेड क्या होना, क्या क्वेश्चन बनता है। सेंड ए सैंपल और सीबीसी, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन नहीं। सीबीसी हम बाद में भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेस ए यूरिन कलेक्शन बैग एंड स्पेसिमेन कप ए बेड साइड, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसका बैग और स्पेसिमेन कप वहां पर रखें। स्पेस ए कूलिंग मैट्रेस नॉट एप्रोप्राइट है। अब जो हो जाता है, मैंने बताया कि उसको हमें रिस्क फॉल से यानी फॉल डाउन से हमें प्रिवेंट करना है, तो पैड द साइड रेल्स ऑफ द बेड, जो उसका बेड है उसके साइड रेल्स उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चे को सीजर चाहते हैं तो वो बेड से अपने से ना गिरे, ठीक है, क्योंकि जो साइड रेल है उसको वो गिरने से प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो जाता है पैड द साइड रेल्स ऑफ हिज बेड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज क्लासिफाइड एज साइनोटिक, ठीक है। अब यहां पर जो पूछा है आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, सीएचडी पूछा है, और कौन सी पूछा है? साइनोटिक। कौन सी पूछा है? साइनोटिक के बारे में पूछा है, ठीक है। यानी बेबी को क्या नहीं मिल रहा है? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से उसकी बॉडी साइनोसिस हो रही है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सी हैं जो साइनोसिस होता है। देखिए यहां पर जो राइट क्वेश्चन जाता है वो आपका टीओएफ जाता है, ठीक है। जो साइनोटिक जो है टीओएफ जाता है। टीओएफ का मतलब होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर जाता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स। अब इसमें देखिए ये जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट्स है, ठीक है, जो टेट्रालॉजी है, टेट्रा यानी 4 है, इसमें 4 डेफिशिएंट यानी या डिफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हार्ट के अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिफेक्ट होते हैं टीओएफ के अंदर। जैसे ये आपका हार्ट हो गया, क्या हो गया? हार्ट हो गया, ठीक है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकुलर हो गया, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। 4 चैम्बर हो गए। आप सबको पता है जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है, हमारे एनाटॉमी जो होती है या फिजियोलॉजी जो होती है हार्ट की, क्या होता है कि यहाँ से पल्मोनरी जो आर्टरी है वो यहाँ से निकल के जाती है, ठीक है। एरोटा हमारी ऐसे निकल के जाती है, सुपेरियर वेना कावा इससे जाती है, इन्फीरियर वेना कावा इस तरह से यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉर्मल जो हमारी एनाटॉमी होती है इस तरह से होती है। लेकिन जो टीओएफ होता है, टीओएफ जो होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। ये हार्ट दोबारा से बनाते हैं, 4 चैम्बर्स हो गए। अब इसके क्या होता है कि इसमें जो 4 जो डिफेक्ट होते हैं वो हमें बता देता हूँ। सबसे पहला जो होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। कौन सा होता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, ठीक है। अब जो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है तो यानी यहाँ से पल्मोनरी निकल के ऐसे जा रही है, ठीक है। ये पल्मोनरी कहाँ जा रही है? लंग्स के लिए जाती है। क्या काम करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स के लिए जाती है प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, क्लियर। अब जब यहाँ पर ये जो वल्व है इसके अंदर ये जो वल्व मिल रहा है ये क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नैरो हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, ये स्टेनोसिस हो जाएगा इसके अंदर। अब पहली कंडीशन क्या हुई? पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया। जब ये पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ तो ये यहाँ पर ये जो ब्लड फिल था राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड बना फुल था वो क्या होगा? कहाँ जाना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका लंग्स में जाना चाहिए। लेकिन स्टेनोसिस की वजह से अब वो लंग्स में नहीं जा रहा है, लंग्स के अंदर नहीं जा रहा है। तो लंग्स के लिए नहीं जा पाता है तो इसके कारण क्या होगा कि जो वेंट्रिकल है, ये जो राइट वेंट्रिकल है और इसकी जो मायोकार्डियम लेयर है वो कैसी हो जाएगी?
थिक हो जाती है। कैसी हो जाएगी? थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां पर जो ब्लड भरा हुआ है उसकी वजह से, सॉरी उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गया इसके अंदर, तो यहां पर क्या होगा कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, लिखते चलना। फर्स्ट थी पल्मोनरी स्टेनोसिस और दूसरी है आपकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दूसरी कंडीशन आपकी ये हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्यों हो जाती है? क्योंकि इस राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर होने की वजह से जो मायोकार्डाइटिस लेयर जो होती है, वेंट्रिकल जो लेयर है, वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी वजह से। अब जब इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो क्या होगा कि राइट जो साइड से जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा इस सेप्टल पर सेप्टल पर प्रेशर बनाएगा और सेप्टल पर प्रेशर बनाने की वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, यानी ये ओपनिंग हो जाती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तीसरी कंडीशन क्या होगी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी वीएसटी की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच जाएगा आपका, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकलर के अंदर पहुंच जाएगा। और यहां पर जब पहुंच जाता है, जो अब जो फोर्थ कंडीशन जो होती है इसमें, वो क्या होता है कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ओवरराइडिंग जो कंडीशन होती है एरोटा की, उसके थ्रू, यानी इस जो ब्लड, सॉरी यहां पर जो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो सिस्टेमिक जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू कहां पहुंच जाएगा आपका, बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड पेशेंट को क्या हो जाएगी, साइनोसिस। क्लियर। और जो फोर्थ कंडीशन जो होती है वो होती है आपकी ओवरराइडिंग एरोटा। क्या हो जाती है, ओवरराइडिंग एरोटा है। नॉर्मली एरोटा कहां से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन इसमें क्या होगा, ओवरराइडिंग जो है वो यहां से राइट साइड से ओपन हो जाएगी, राइट साइड में ओपन हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग एरोटा, ठीक है। जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगी और इस वजह से उसमें साइनोसिस हो जाएगा। क्लियर यहां पर। तो हमारा राइट आंसर जाता है आपका TOF, ठीक है। तो साइनोटिक जो है आपका TOF हो गया। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which questions made by the nurse to mother of a child with rheumatic fever during admission is specific to the diagnosis of rheumatic fever। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक नर्स के द्वारा क्वेश्चन पुटअप करना है, मदर से ने किया है नर्स से, कि उसका बच्चा, नहीं देखिए गलत पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन मेड बाय द नर्स, नर्स के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया, किससे, मदर से। नर्स जो है बच्चे की मम्मी से क्वेश्चन पूछ रही है कि आपका बच्चे को जब रूमेटिक फीवर था उस दौरान कोई, कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगी कि ये हमें पता चल जाए कि उसको रूमेटिक फीवर था। यानी नर्स जो है उसकी बच्चे की मम्मी से ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछेगी रूमेटिक फीवर को पता करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है डिड द चाइल्ड हैव एनी नोजिया एंड वॉमिटिंग, वेदर द चाइल्ड हैव फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, नेक्स्ट है वेदर चाइल्ड हैव कंप्लेंट ऑफ बॉडी एक, एंड लास्ट है डिड द चाइल्ड हैव ए सोर थ्रोट और फीवर विद इन द लास्ट 2 months, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर बीमारी क्या है, रूमेटिक फीवर बीमारी क्या है, ठीक है। तो रूमेटिक फीवर क्या है, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्या डिजीज है, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो कि किसकी वजह से होता है, आपका ग्रुप ए
ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। ध्यान रखना है कि रोमेटिक फीवर जो है कौन से ऑर्गन्स की या सॉरी कौन से एजेंट की वजह से होता है। तो पूछा जाए तो ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन, ग्रुप ए बीटा, सॉरी बीटा बोलना भूल गया, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से जो है रोमेटिक फीवर होता है। एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब भी ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जब भी हेमोलाइटिक बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को क्या हो जाता है, जैसे फेरेंजाइटिस के बाद है, पेशेंट को फेरेंजाइटिस हो गया, उसके बाद हो सकता है जैसे मम्प्स है, ठीक है, मम्प्स के बाद हो सकता है, ठीक है, कोल्ड आपका सोर थ्रोट है, ठीक है, सोर थ्रोट है। पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है, सोर थ्रोट होता है। पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट को सोर थ्रोट होता है। और सोर थ्रोट होने के 2 से 6 वीक्स, 2 से 6 वीक्स, ठीक है, के बाद जो है आपका रोमेटिक फीवर जो है अकर होता है। सबसे पहले पेशेंट को जैसे फेरेंजाइटिस हो गया, आपका लेरेंजाइटिस हो सकता है, पेशेंट को सोर थ्रोट हो सकता है, मम्स हो सकते हैं, तो ये होगा पहले। उसके बाद अगर वो ट्रीट हो गए तो ठीक है, नहीं हुए अगर वो रेगुलरली हैं और उसके 2 सप्ताह से लेकर के 6 सप्ताह तक या 1 महीने से लेकर 2 महीने तक जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रोमेटिक फीवर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम रोमेटिक फीवर बोलते हैं। रोमेटिक फीवर के सिम्टम्स क्या हैं, रोमेटिक फीवर के सिम्टम्स क्या हैं, आपका जो कार्डाइटिस, कार्डाइटिस, ठीक है। दूसरा है आपका कोरिया, ठीक है। और तीसरा है आपका एरिथ्मा, एरिथ्मा मार्जिनिटम, मार्जिनिटम, ठीक है। तो ये जो 3 साइन हैं जो उसके कार्डिनल साइन बोले जाते हैं। कौन से साइन बोले जाते हैं, अगर कभी एग्जाम आया कि रोमेटिक फीवर के कार्डिनल साइन क्या है, तो कार्डाइटिस, कोरिया और एरिथ्मा मार्जिनेटम जो है इसके कार्डिनल साइन होते हैं। इसके अलावा आपका जैसे पॉलीआर्थराइटिस है, ठीक है, ये भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्डाइटिस में क्या होता है कि हार्ट की जो भी लेयर होती है, तीनों लेयर जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। कोरिया के अंदर क्या होता है कि रैपिड मूवमेंट होते हैं उसके हाथ पैरों के अंदर, बेबी जो होता है रैपिड मूवमेंट होते हैं कोरिया के अंदर। और तीसरा है आपका एरिथ्मा मार्जिनेटम। एरिथ्मा मार्जिनेटम में क्या होता है कि जो बेबी होता है उसके फेस और सॉरी ट्रंक पर और बॉडी पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ ट्रंक पर क्या होता है कि रेड कलर के मार्क्स हो जाते हैं। कौन से कलर के मार्क्स हो जाते हैं, रेड कलर के मार्क्स हो जाते हैं। एरिथ्मा यानी रेड कलर के जो है मार्क्स हो जाते हैं, स्पेशली ऑन ट्रंक पर हो जाते हैं उसके रेड कलर के मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबको समझ में आ गया कि रोमेटिक फीवर जो है उस पेशेंट को क्या होता है। एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ कि बीटा ए, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है, सोर थ्रोट होता है, उसके 3 से 6 सप्ताह के बाद उसको रोमेटिक फीवर होता है। कार्डिनल साइन आपके कार्डाइटिस हो जाएगा, आपको कोरिया हो जाएगा, मार्जिनेटम और सॉरी एरिथ्रोमा मार्जिनेटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हाँ, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि रोमेटिक फीवर को जो हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं एएसओ टाइटर। कौन सा करते हैं, एएसओ टाइटर करते हैं रोमेटिक फीवर को पता करने के लिए। और दूसरा यूज करते हैं हम जोहन क्राइटेरिया। कौन सा, जोहन क्राइटेरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। ये दो जो है डायग्नोस्टिक वो है एवेल्यूएशन जो हम रोमेटिक फीवर वाले बेबी के लिए करते हैं, एएसओ टाइटर का यूज करते हैं और जोहन क्राइटेरिया का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर सब पूरा क्लियर रोमेटिक फीवर क्या है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोमेटिक फीवर के पता करने के लिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस या क्वेश्चन पुटअप क्या करेगी माँ। तो सीधा सीधा यहाँ पर हमने बताया था कि 2 वीक्स डिड द चाइल्ड हैव ए सोर थ्रोट
और फीवर विद इन टू लास्ट 2 मंथ। 2 महीने से बच्चे नर्स मम्मी से पूछेगी कि भाई कि दीदी ये बताओ तुम्हारे बच्चे को जो सोर थ्रोट था या फीवर था वो पिछले 2 महीने से है, तो अगर है वो उसकी मम्मी ने हाँ कर दी तो सीधी सी बात है भैया उसको रोमेटिक फीवर है, तो नर्स को पता चल जाएगा कि रोमेटिक फीवर उसको हो रखा है। क्लियर? बाकी के ऑप्शन क्या है? इररिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द चाइल्ड एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिगोक्सिन। द ड्रग इज नॉट गिवन इफ द पल्स रेट इज। ठीक है, यहां पर ये पूछा गया है कि एक डिगोक्सिन है, ड्रग है डिगोक्सिन, उसको हमें एडमिनिस्टर करना है बच्चे को। ठीक है, और हमें उसकी एपिकल पल्स को चेक करना है, तो उसको कब नहीं देना चाहिए, कितने पे कितने उसमें देना चाहिए या कब देना नहीं चाहिए। तो देखिए एपिकल पल्स, सबसे पहली बात, जब भी हम डिगोक्सिन देंगे, एपिकल पल्स को जब भी हम चेक करेंगे, चाहे वो चाइल्ड का कराएं या एडल्ट पेशेंट का कराएं, तो हम पूरा 1 मिनट करेंगे। कितना करेंगे? पूरा 1 मिनट करेंगे। ऐसे नहीं कि आलस करके 30 सेकंड के लिए कर लिया, 15 सेकंड के लिए कर लिया और फिर कैलकुलेट कर लिया, नहीं। जब भी हम डिगोक्सिन देंगे उस पेशेंट का एपिकल पल्स हमेशा पूरी 1 मिनट हमें उसका चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, जब भी डिगोक्सिन देंगे अगर पेशेंट की लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हैं एडल्ट के लिए, किसके लिए? एडल्ट के लिए। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? विद होल्ड कर देंगे, यानी डिगोक्सिन हम नहीं देंगे। और पेशेंट को डिगोक्सिन चल रही है और डिगोक्सिन चलते चलते उसकी हार्ट रेट जो है 60 बीट्स पर मिनट से लेस देन हो गई है, तो हमें तुरंत डिगोक्सिन को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। हमें डिगोक्सिन को नहीं देना है और तुरंत डॉक्टर साहब को बता देना है कि उसको डिगोक्सिन चल रही थी, उसकी हार्ट बीट जो है कम हो गई 60 से। क्लियर? बच्चों में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें हमें 90 से और 110 बीट्स के एवरेज लेके चलते हैं। 90 से अगर 110 बीट से कम हो गया तो हमें डिगोक्सिन को होल्ड कर देना है, उसको हमें अभी डिगोक्सिन नहीं देनी है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाता है वो आपका बिलो 90 टू 110 बीट्स पर मिनट जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन कब नहीं, कब होल्ड करना चाहिए या कब नहीं देना चाहिए हमें? जब 90 से अगर कम हो रही है हार्ट बीट तो हमें उस पेशेंट को डिगोक्सिन नहीं देनी है। क्लियर? एडल्ट में लेस देन 60 बीट्स पर मिनट नहीं देनी है, बाकी की क्या है? इररिलेटेड है। क्लियर? अब यहां पर डिगोक्सिन, कई बार डिगोक्सिन की जो नॉर्मल रेट है वो पूछ ली जाती है। तो नॉर्मल जो रेट है डिगोक्सिन की वो होती है आपकी 0.522 Ng, ठीक है, पर ml होती है। कितनी होती है? 0.522 Ng पर ml जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, अगर इस रेंज से ज्यादा जाती है, अगर इस रेंज से ज्यादा जाती है तो वो क्या कहलाती है? टॉक्सिसिटी कहलाती है। डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी कहलाती है। ठीक है, और टॉक्सिसिटी जो होती है उसका जो अर्लीस्ट साइन होता है डिगोक्सिन का, अगर डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है और उसका अर्लीस्ट साइन जो होता है, ठीक है, अर्लीस्ट साइन जो होता है वो होता है आपका एनोरेक्सिया। क्या होता है? एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया जो है डिगोक्सिन का अर्ली साइन, डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन होता है। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद जैसे एनोरेक्सिया है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है। ठीक है, यह आपका होगा एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, ये सब हो गए। ये सभी क्या है? अर्ली साइन है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एनोरेक्सिया होगा उसको। अब इसके अंदर ये होता है जो डिगोक्सिन जो होती है उस पेशेंट में जब भी हम डिगोक्सिन देते हैं तो पेशेंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा को हमें चेक करते रहना चाहिए। किसकी मात्रा को चेक करते रहना चाहिए? पोटेशियम की मात्रा को हमें चेक करते रहना चाहिए। तो क्लियर हो गया डिगोक्सिन के बारे में। 0.52 से 2 Ng पर ml जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है, उससे ज्यादा और टॉक्सिक कहलाती है, टॉक्सिसिटी कहलाती है। और टॉक्सिसिटी का जो अर्लीस्ट साइन होता है वो आपका एनोरेक्सिया होता है, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया होता है। ठीक है, पोटेशियम हमें इसका लेवल चेक करना है। अगर एडल्ट में 60 बीट से कम हो जाए तो
होल्ड करना है, और बच्चों में बिलो 90 to 110। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैक्टोलोज इंटॉलरेंस इज ए कंडीशन इन विच, लैक्टोलोज जो है इंटॉलरेंस है कौन सी कंडीशन में पाई जाती है। ठीक है, तो लैक्टोलोज होता क्या है, पहले तो हम ये बता देते हैं लैक्टोलोज क्या है। कि लैक्टोलोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम, जो ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लैक्टेज एंजाइम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो उस कमी की वजह से क्या होता है कि जो लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ऐसे पेशेंट को जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको हम मिल्क और मिल्क से बने मिल्क प्रोडक्ट नहीं देते हैं। मिल्क और मिल्क से बने जो प्रोडक्ट होते हैं जो बच्चे खाते हैं ना चॉकलेट, वो चॉकलेट बच्चों को हमें नहीं देते हैं। ठीक है, अवॉइड करना होता है मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट जो हैं मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बेबी को। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए राइट आंसर हमारा क्या जाएगा कि इनएबिलिटी टू टॉलरेट लैक्टोज शुगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टोज एंजाइम, ये आपका राइट आंसर जाता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड ऑप्शन है आपका इंटॉलरेंस टू ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट इन बार्ले। ठीक है, अब ये होता है सीलियक डिजीज के अंदर। कौन सी डिजीज के अंदर होता है, सीलियक डिजीज के अंदर होता है। ठीक है, सीलियक डिजीज के अंदर होता है। इसमें सीलियक डिजीज में क्या होता है कि जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है उसको बेबी जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसमें कौन से, बार्ले, वेट, राई और ओट्स, ये आपको अगर नाम याद नहीं होते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं ब्रो। क्या सकते हैं, ब्रो। ब्रो को याद कर लीजिए, आपको जो जो उससे ग्लूटेन प्रोटीन, इसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है ब्रो के अंदर। ब्रो फोर, बी फोर बार्ले, आर फोर राई, ओ फोर ओट्स, डब्ल्यू फोर वेट्स। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। इनसे क्या होता है, पेश बी को क्या होता है, एलर्जी होती है। ठीक है, इसलिए उसको ग्लूकोसिलिक डिजीज बोलते हैं। तो ये तो आपका क्लियर नहीं, ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, ये सीलियक में होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में नहीं होता है। दूसरा इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज एमिनो एसिड फेनोलाइन, तो ये आपका एसेंशियल एक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये इससे कोई संबंध नहीं है इसका, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन इनटू हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर कौन सी ड्रग हम देते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया बीमारी क्या है, कि हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, पेशेंट को ब्लीडिंग, जॉइंट ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है ये, सबसे पहली बात तो। और ये एनी इनहेरिटेड लिंक्ड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड लिंक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड सेक्स लिंक रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। क्लियर, हीमोफीलिया क्या होता है, क्लियर हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। अब इसमें होता क्या है, क्यों होता है। देखिए हीमोफीलिया दो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, दो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनकी कमी की वजह से होता है, या टू टाइप्स का कह सकते हैं इसको। टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हीमोफीलिया ए और दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। ठीक है, इसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि कौन से हीमोफीलिया ए जो है कौन से ये क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होगा, और हीमोफीलिया बी कौन सी कमी से होगा। याद रखिए सबसे पहले क्या आता है, ए। बी से पहले क्या आता है, ए। तो ए आता है तो सर ये होगा एट्थ आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसकी कमी की वजह से। बाद में क्या होता है, बी। बी आता है और 8 के बाद क्या आता है, 9, यानी ये होगा आपका 9 की वजह से।
ठीक है, क्लियर। याद करने का तरीका यही है कि हीमोफीलिया 2 टाइप्स का होता है, हीमोफीलिया ए और बी। ए जो होता है 8 की कमी से होता है और बी जो होता है 9 की कमी से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। इन दोनों की कमी हो जाती है जिससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इंटरनली ब्लीडिंग होती है, जॉइंट ब्लीडिंग वगैरह से। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ऐसी कौन सी हम इसको डिजीज कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछिए। ठीक है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम हीमोफीलिया वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम कौन सी नहीं देंगे? देखो एस्प्रिन है, सब जो राइट आंसर आपका जो है एस्प्रिन है। देखो मॉर्फिन सल्फेट जो है एमआई में यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है? एमआई के अंदर। सिप्रोफ्लॉक्सिन और पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, और एस्प्रिन जो है वो एक वैसे तो फीवर के लिए, हेडेक के लिए भी यूज किया जाता है, इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एनएसएआईडी है, एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ये। कौन सी ड्रग्स है ये? नॉन स्टिमुलेटिंग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। लेकिन ये कई बार क्या करती है, जो एस्प्रिन जो है, जो क्लॉट को डिजोल्व करने के में हेल्प करती है। किसको? क्लॉटिंग, अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है उसको डिजोल्व करने में हेल्प करती है, यानी ब्लीडिंग करने में भी करवाती है ये एस्प्रिन जो है, जो इसलिए एस्प्रिन जो है हीमोफीलिया वाले पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, राइट आंसर आपका क्या जाएगा? एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच एंजाइम इज रेज्ड फर्स्ट? एक्यूट जो मायोकार्डियल है इन्फेक्शन है, यानी एमआई जो है, उसमें सबसे पहले कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले इंक्रीज हो जाता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एसजीओपी, एसजीपीटी और एसजीओटी, ये दोनों इससे अनरिलेटेड है। हमारे पास दो बचते हैं, वो आपके ट्रोपोनिन टी और सीपीके एमबी। ठीक है, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ध्यान से सुनिए, कि जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर दो जो स्पेसिफिक मार्कर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले एक होता है ट्रोपोनिन टी और दूसरा होता है, एक तो होता है आपका ट्रोपोनिन टी और दूसरा होता है सीपीके एमबी। ठीक है, अब जो सीपीके एमबी है, जब भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो ये 1 घंटे बाद ही इंक्रीज हो जाता है, जबकि ट्रोपोनिन जो है वो आपका कम से कम 4 to 6 आवर के बाद अकर होता है। क्लियर? जो सीपीके एमबी है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 1 घंटे बाद ही इंक्रीज हो जाता है, जबकि ट्रोपोनिन जो है वो बाद में इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? और जो ट्रोपोनिन टी जो है वो हार्ट और स्केलेटल मसल्स से रिलीज होता है। कहां से होता है? ट्रोपोनिन टी हार्ट और स्केलेटल मसल से रिलीज होता है, जबकि सीपीके एमबी जो है केवल हार्ट की मसल से रिलीज होता है। किसकी मसल से रिलीज होता है? हार्ट की मसल से ही रिलीज होता है, इसलिए ये पहले इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ये हार्ट जो सीपीके एमबी है वो पहले इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे पहले जो इंक्रीज होता है वो आपका सीपीके एमबी इंक्रीज होता है। राइट आंसर आपका ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट एडमिटेड विद क्लोज्ड हेड इंजुरी कंप्लेन ऑफ पॉलीडिप्सिया, व्हाट एक्शन द नर्स शुड टेक नेक्स्ट? इसमें हमें ये पूछा गया कि एक पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, ठीक है, खोपड़ी फोड़ ली है उसने अपनी, और अब बोल रहा है कि मुझे पॉलीडिप्सिया की शिकायत हो रही है। अब किसकी शिकायत कर रहा है? पॉलीडिप्सिया की। तो अब ये व्हाट एक्शन द नर्स शुड टेक फर्स्ट नेक्स्ट, नर्स उसमें कौन सा एक्शन लेगी? देखिए पॉलीडिप्सिया किसका साइनम सिम्टम्स है? सिम्टम्स है आपका डायबिटीज इंसिपिडिस का जो है ये सिम्टम्स होता है। और डायबिटीज इंसिपिडिस किसकी कमी से होता है? एडीएच की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? एडीएच की कमी से होता है। और एडीएच कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से आ जाता है, हाइपोथैलेमस से आता है। अब हम पेशेंट को हुआ क्या है? उसकी हेड इंजरी हुई है। पेशेंट को क्या हुआ है? हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी हुई,
हाइपोथैलेमस ने अपना काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एडीएच का सीक्रेशन नहीं हुआ। अब एडीएच का सीक्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाएगा। जब डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाएगा तो उस पेशेंट को क्या फील होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। क्लियर, द पॉलीडिप्सिया हो रहा है। तो अब यहाँ पर पॉलीडिप्सिया को चेक करने के लिए, पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, एडीएच क्या करता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। एडीएच की कमी की वजह से क्या होता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो हम इस बारे पेशेंट को हम क्या करेंगे, राइट आंसर में नोट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम नोट करेंगे पेशेंट को, उससे पता चलेगा कि उसको कौन डायबिटीज इंसिपिडिस है या डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, क्लियर, बाकी के क्या है, इररिलेटेड है सभी। ठीक है, राइट आंसर हमारा नॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। क्लियर, तो आज हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे YouTube चैनल चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और फिर दूसरा नया टॉपिक, नया क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।